नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को कवर करते हुए इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है बैतूल में। बैतूल लोकसभा क्षेत्र जो कि पूरी तरह से आदिवासी बहुल इलाका है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए ये सीट सुरक्षित है और यहाँ पर खेती बाड़ी को लेकर कुछ बड़े ही अभिनव प्रयोग बड़े लंबे समय से होते रहे हैं। जैसा कि ये जो गांव है लालाबाड़ी, इस गांव में चूँकि ये महाराष्ट्र के सीमा से लगा हुआ इलाका है और यहाँ खेती बाड़ी को लेकर काफ़ी कुछ महाराष्ट्र जैसी जो खुशबू है वो आने लगती है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जिस तरह से ये गन्ने का है, गन्ने का खेत है। यहाँ गन्ना सबसे प्रमुख उपज है और गन्ने को लेकर भी कुछ बड़े अच्छे प्रयोग यहाँ होते हैं। किसान बहुत प्रगतिशील तरीके से यहाँ खेती करते हैं। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और खेतीबाड़ी में क्या कुछ काम कर रहे हैं, आइए जानते हैं यहाँ गाँव के लोगों से। एक छोटी सी चौपाल हमने यहाँ पर गाँव के लोगों के साथ की है। बातचीत का सिलसिला आपसे ही शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश मोड़क। दिनेश मोड़क। आपका ये जो गांव है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी, बर्फबारी का भी मज़ा आप लोग लेते हैं। जी जी जी। तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसे बाकी इलाकों से अलग है, और आप लोग जो गन्ने की खेती और गेहूं की खेती को लेके जो अलग तरीके से खेती करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये ठंड के वजह से यहाँ पे अपन जो है सब्जी भाजी की फसल नहीं ले पाते। बाकी गन्ना है, गेहूँ है, चना है, ये बाकी फसल लेते हैं तो उसमें मतलब हमको फायदा मिलता है। कभी नुकसान भी हो जाता है। गेहूं की फसल जैसे मौसम जिस तरह से होता है तो आप लोगों की जो लेट सोइंग यहाँ पर होती है, जी। उससे कैसे आपको फायदा हो पाता है? और ठंड के वजह से कवर कर लेती है। लेकिन बर्फबारी तो बहुत ज्यादा गेहूं के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, तो जी हाँ, बर्फ का नुकसान होता है इसमें। लेट बुआई करते हैं। लेट बुआई करनी पड़ती है। और ये कब तक फिर इसकी, जैसे अभी कटाई का सीजन सब जगह चल रहा है, आपके यहाँ इससे बाद कितने दिन बाद आता है? 20-25 दिन बाद में, 1 महीने के बाद में आता है। लगभग 1 महीने लेट चलती है। अच्छा, गन्ने की ये जो क्रॉप आप लोग लेते हैं तो ये जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का माना जाता है कि वहाँ उत्पादन भी है, फिर महाराष्ट्र है, लेकिन मध्य प्रदेश का ये जो बैतूल इलाका है, यहाँ गन्ने की खेती और इलाकों से कैसे अलग तरह से हो रही है? यही 4 फीट में बो रहे हैं अभी नए तरीके से। पहले 2.5 फीट में बोते थे, अब 4 फीट में बोने लगे। थोड़ा सा उत्पादन बढ़ भी गया और पानी की वजह से कम उत्पादन भी हो रहा है। पानी के वजह से थोड़ा सा उत्पादन कम है यहाँ, और पानी रहता तो उत्पादन, यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, बाकी पानी कम होने के वजह से उत्पादन कम मिल रहा है। अच्छा। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूर्यभान वागद है जी। सरकार की जो योजनाएं हैं खेती किसानी को लेकर, इस इलाके में जिस तरह से थोड़ा सा माहौल अलग है, जलवायु अलग है, खेती का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो सरकार की योजनाएं आप किसानों के लिए कितना मददगार साबित होती हैं? 80% करीबन तो मतलब यूज करते हैं सरकारी योजना का। जैसे जो खाद बीज जो रहते हैं, गवर्नमेंट पूरा मतलब उनको सहयोग करती है। खाद है, बीज है, जो भी है समय समय पर उपलब्ध हो जाता है वैसे। और जैसे आजकल आधुनिक खेती के जो तरीके हैं जिसमें ड्रिप स्प्रिंकलर से सिंचाई करना, क्योंकि जैसा कि बताया पानी की कमी है, तो कम पानी की उपलब्धता से अच्छी खेती करने में ड्रिप इरिगेशन बहुत कारगर माना जाता है। ड्रिप के बारे में नहीं, मैं नोजल के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर नोजल का अगर अपन देते हैं तो उससे नुकसान होता है। लेकिन मैं अभी आ रहा था जब इधर बैतूल से, तो यहाँ काफ़ी खेतों में मैंने देखा ड्रिप का। वो ठीक है, पर यहाँ पानी कम होने के वजह से वो जब उसको पानी कम मिलता है तो स्प्रिंकलर का कह रहा हूं। स्प्रिंकलर में पानी कम होता है तो वो फिर बफान लवाटे दौड़ते हैं उसके, तो उसमें बार बार चलाना पड़ता है उसी में। फिर जब तक के पर्याप्त पानी नहीं होगा, नहीं तो बाड़ी जल जाती है उतनी जगह। माने आपका कहने का मतलब हुआ कि स्प्रिंकलर से गन्ने में खेती करना बहुत फायदेमंद नहीं है, यही? नहीं, हमारे यहाँ की जमीन में फायदेमंद है। हाँ, यही मैंने कहा कि जिस तरह से ठंडी के समय में है सर, जैसे इस समय गर्मी की वजह से बिल्कुल मतलब संभव नहीं है वो चीज़ें। अच्छा। जैसे अपन उसको 6 घंटे चलाएंगे और दूसरे दिन अगर उसको नहीं चलाए तो मतलब वो जो ये भाप निकलती है वो जला देंगी फसल को सर। अच्छा। चलिए, क्या आपका क्या नाम हुआ? मनोज नावांगे। मनोज नावांगे। ये जो बात कह रहे हैं कि ड्रिप स्प्रिंकलर, मैं चूंकि अभी आया जब बैतूल से, वो बहुत सारे खेतों में मुझे किसान यहाँ इसका इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। सरकार की तरफ से निश्चित रूप से इसमें अनुदान दिया जा रहा होगा, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। किसान कितना इसका फ़ायदा उठा पाता है? जैसे कि मौसम की जो परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, तो उसे देखते हुए इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो किसानों को कितना मदद कर पा रही है? ये जो ड्रिप वाली जो टेक्नोलॉजी है किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, परंतु क्या होता है कि किसान
अभी इस क्षेत्र में उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे या उसको समझ नहीं पाए हैं अभी तक। और उससे फ़ायदा होता है, उत्पादन भी बढ़ता है और जहाँ पानी की कमी है वहाँ बहुत फ़ायदेमंद है वो। मतलब यदि जो किसान अभी 1 एकड़ में सिंचाई कर रहा है सीधे पाइप द्वारा, तो वो कम से कम 3 एकड़ की सिंचाई का फसल उसमें पैदा कर लेगा वो 1 एकड़ की सिंचाई। प्रोडक्टिविटी को लेके कैसा रिजल्ट रहता है इस इलाके में? मतलब हाँ। उपज अगर गन्ने की लें या गेहूं की लें तो दूसरे इलाके की अगर हम तुलना करें, जैसे मैं अभी विदिशा क्षेत्र में था, वहाँ पर बता रहे थे कि 20 कुंटल तक 1 एकड़ में हो जाता है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ भी 20 कुंटल के आसपास, हो जाता है। या अगर कोई अच्छा किसान है तो उससे भी ऊपर हो जाता है। कहीं फिर ज़मीन के ऊपर भी डिपेंड रहता है। ज़मीन थोड़ी हल्की टाइप की है तो उसमें उत्पादन थोड़ा कम होता है। और गन्ना भी जो आप जैसे बैतूल की जो बात कर रहे हैं, बैतूल में जितना उत्पादन बैतूल के आसपास होता है उतना उत्पादन यहाँ, जिस किसान के पास पर्याप्त पानी है उतना उत्पादन यहाँ भी हो जाता है। पर थोड़ा अभी यहाँ पे पानी की, हमारे गांव में पानी की थोड़ी कमी हो गई है, तो उससे थोड़ा अभी कमी हो गई है या पहले से कमी रही है? पहले से ज़्यादा कमी अभी हो रही है पानी की। वजह क्या है इसकी? वजह अब क्या था कि पहले हमारे यहाँ कुओं से सिंचाई होती थी और जो बोरवेल है उसका बहुत कम इस्तेमाल था। और वैसे यहाँ पे बोरवेल बहुत कम सक्सेस भी होते हैं। तो अब जहाँ फिर भी बोरवेल काफ़ी होने लगे हैं तो कुओं का जो वाटर लेवल है धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। मतलब ग्राउंड वाटर का जो संतुलन है वो अब बिगड़ रहा है, वो बोरवेल की वजह से, और उससे नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे डिपेंड जो है, किसान जो डिपेंड है वो कुओं के ऊपर है। अच्छा। तो अब उसमें जहाँ पहले जिस कुएं से 4 घंटे सिंचाई होती थी इस समय में अभी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इतनी सिंचाई होती है, तो उसका कहीं ना कहीं उत्पादन पे असर पड़ता है। ये बात सरकार तक पहुंच रही है क्या कि जो कुएं की का जो एक सिस्टम था सिंचाई का, जो कि संतुलित था, पूरी तरह से किसानों को फ़ायदा भी दे रहा था, और अब बोरवेल्स जिनको सरकार की तरफ से भी प्रमोट किया जा रहा है, किसान भी चाहता है बोरवेल हो जाए, वो कहीं ना कहीं संतुलन को बिगाड़ रहा है। ये बात सरकार तक पहुंच पा रही है क्या किसानों के माध्यम से? नहीं, ये चीज़ें सरकार के नॉलेज में है। मतलब पानी के दोहन के मामले में ये जो क्षेत्र है उसको मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा पानी का दोहन हो रहा है। ज़मीन से पानी निकल रहा है लेकिन ज़मीन के अंदर जा नहीं रहा है। इसके लिए करीब अभी 3-4 साल पहले सरकार ने एक बेल्ट पड़ता है यहाँ से आमला से लेके आगे इधर बोरदाई तक, तो वहाँ पे वाटर रिचार्जिंग के लिए कुओं के आसपास गड्ढे बनाकर उसमें बोल्डर, गिट्टी रेता वगैरह डाल के और बारिश का पानी उसके माध्यम से रिचार्ज हो, ऐसी एक योजना बनाई थी। लेकिन वो भी बहुत कारगर नहीं हुई। होता क्या है कि योजना आती है और वो पता नहीं, थोड़ा बहुत काम होता है और वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाती है। तो सरकार के नॉलेज में तो है ये चीज़ें, पर उस पर सही तरीके से काम होना चाहिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हरिओम पुंडे है। हरिओम पुंडे जी। गन्ने की खेती की चूंकि बात हो रही है अभी, जैसे उत्तर प्रदेश में है या दूसरे इलाकों में है, कीमत किसानों को यहाँ कैसी मिल पा रही है गन्ने की? यहाँ पर तो सर बाकी राज्यों से कम है यहाँ पर। क्यों कम क्यों है? अब ये तो प्राइवेट कंपनी है सब उनके। अच्छा, जो चीनी मिल खरीदती हैं वो प्राइवेट है सब? प्राइवेट है। कोऑपरेटिव नहीं है? नहीं सर, कोऑपरेटिव नहीं है सर। तो रेट कैसे तय होता है, कौन तय करता है ये? रेट तो सर वही करते हैं, किसान से सलाह भी नहीं लेते, उनके हिसाब से जो रेट खोल दिया वो सर वही करते हैं। अच्छा, तो किसान उससे संतुष्ट हैं? उनको ये लगता है कि कीमत सही मिल पा रही है, या उपज का दाम, मतलब जो उपज उनकी लगती है, लागत जो लगती है, वो निकल पाती है? मुनाफे की खेती है गन्ने की या नहीं? जी हाँ, निकल पाती है वैसे, पर जैसे देखा जाए तो अभी महंगाई के हिसाब में उतना नहीं हो पा रहा हूँ गन्ने का से। खेती तो कोई चीज़ जी। और यहाँ पर आसपास सर अभी कहीं भी मतलब 10-15 किलोमीटर के बीच में मतलब यहाँ डैम नहीं है सर। और ये जो ट्यूबवेल वगैरह हो रहे हैं सब गन्ने की वजह से ज़्यादातर किसान को पानी कमी पड़ती है, ट्यूबवेल बहुत करते हैं फिर, और उससे पानी की कमी पड़ रही है। हमारे पास भी 6 एकड़ ज़मीन है, उस पर एक ट्यूबवेल सर 3 एकड़ में गन्ना रहता है,
वो करीब लाइन रहती है 8 घंटे तो चल पाता है 3 घंटे, बाकी टाइम बस वैसे ही रहता है पानी की कमी के कारण। बिजली की कैसी उपलब्धता है? बिजली तो कम कर दिया सर, पहले 10 घंटा मिलती थी और अभी बस 7 घंटा दे रहे हैं, और उसमें भी सर कहीं कहीं बीच में कुछ भी मतलब अपना फॉल्ट है तो ये है तो वो है करके बहाना करके बंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम घोंगड़े। हरिराम जी। जी युवा, आप भी किसान हैं? जी बहुत बढ़िया। जिस तरह से सरकार फसल विविधीकरण की बात कर रही है, जी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो आप लोग जैसे पारंपरिक तरीके से गेहूं है, गन्ना है, ये सब कर रहे हैं। अभी बताया कि यहाँ सब्जी नहीं हो सकती है। जी फसल विविधीकरण एकमात्र तरीका है, ये सबने मान लिया है कि किसान जितना मल्टी क्रॉप पर जाएगा उतना उसको फ़ायदा होगा। अभी ये कह रहे हैं मुनाफे की खेती होती नहीं है। आपको क्या लगता है कि युवा होने के नाते, नई आपकी उम्र भी है, तो कैसे खेती को और बदलेंगे जिससे कि आने वाले समय में इससे आपका मुनाफा भी बढ़े और आप लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़े? जी खेती के लिए जैसे अभी पारंपरिक तरीका जो अपने जैसे गोबर की खाद है, डिकम्पोज खाद है, कचरे से जैसे मल्चिंग वगैरह करना चाहिए। 500 का जो होता है गन्ने का जो पत्ती होता है उसका अवशेष जो होता है उसको मल्चिंग करके गन्ने में की जा सकती है। और मैं खुद भी कर रहा हूँ, मेरे यहाँ आप जैविक खेती पद्धति से कर थोड़ा रहे हैं? सा सुधार हो रहा है जैविक की तरफ। अच्छा। क्योंकि मैं जैसे अपने यहाँ खाद वाद बनाने का भी थोड़ा सिस्टम अभी जमाया है। जैसे यहाँ और ये उसके जो बाद गन्ने में का कचरे का जो एक्स्ट्रा जो निकलता है, पराली प्रबंधन का जो हाँ ये जैसे गन्ने का ये भी वही प्रबंधन में ही आएगा, हाँ है ना? तो तो इससे खाद बन जाती है, कंपोस्ट बनती है बनती और उत्पादन भी ठीक ठाक होता है। इसको खाद के तौर पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं खेती में। बिल्कुल। तो कभी ये आपने जानने की कोशिश की कि जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं और अब एक टुकड़े में कहीं खेती में ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन में कितना क्या अंतर आता है? प्रोडक्शन में भी अंतर आ रहा है और थोड़ी पानी की, आप कम पानी में भी खेती कर सकते हैं जैविक से अगर करते हैं तो। क्योंकि अपन जो रसायन और जो रासायनिक खाद डालते, केमिकल पेस्टिसाइड जितने भी डालते, उसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है और मिट्टी अपनी कम उपजाऊ होती जाती है, मिट्टी खराब होती है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, ये तो बड़ी समझ अच्छी रहे बात हैं। है। अब कितने एरिया पर आप खेती करते हैं? मैं 10 एकड़ में कर 10 एकड़ में। जी। जैविक कितने एकड़ में कर रहे हैं उसमें से अभी? 4 एकड़ में। 4 एकड़ में। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाने का प्लान है या अभी ये स्टेप बढ़ाने का प्लान है? बढ़ाने का प्लान है। जी। चलिए, अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे चुनाव की। अरे वाह, सबसे अनुभवी किसान हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? रामपाल पुंडे इसी गांव से हैं? जी लालावाड़ी। लालावाड़ी। ये नई पीढ़ी के लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि काफी कुछ बदलाव हो रहा है। आपने तो बहुत सारी सरकारें बनती बिगड़ते देख ली होंगी, कितना बदलाव देख रहे हैं? जी अब ये पटेल भैया के यहाँ से तो बहुत वो हुआ था, दादाजी थे अब, और अब धीरे धीरे पानी का एक थोड़ा सा मतलब अनुभव मिल रहा है। तो और अब पानी से तो हम बिल्कुल परिपूर्ण पानी है मेरे पास तो है। हाँ, पहले से और अब में, आज से 25 साल 30 साल नहीं, पहले और अभी अब? अभी से हाँ हाँ, 5-6 साल से चीजें बदल रही हैं। जी हाँ, खेती सहूलियत से हो रही है। जी हाँ, जी हाँ, पर लाइन की बहुत प्रॉब्लम है। पहले बहुत प्रॉब्लम थी। हाँ, नहीं अभी है किस चीज की? लाइन की। अच्छा, बिजली नहीं मिलती है। बिजली नहीं मिलती है। बिजली की दिक्कत अभी है। हाँ, बिजली की दिक्कत है हमको। बीज, खाद, ये सब मिल जाता है? जी हाँ, मिलता है अभी तो। खाद जैसे ये अभी बता रहे हैं कि अब जैविक पर आ रहे हैं। अब वो भैया आप लोगों ने तो जैविक ही किया होगा पहले। हाँ। पहले तो ये खाद होती नहीं थी। भरत जी, जी, चुनाव की बात बताइए, क्या चल रहा है? चुनाव तो सर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। का है क्या मिल रहा है उससे? एक से इधर आइए, बैठिए ना, यहाँ बैठिए, आइए। यहाँ शासकीय योजनाओं का भी लाभ मिलते रहता है। और हमारे जो दादाजी जो कृषि पंडित थे, उनके ज़माने से यहाँ हमेशा बीजेपी रहता है लालावाड़ी में। अच्छा, कई बार हारी है यहाँ पे। बीजेपी एक ही बार हारी है? कब? ये अगले चुनाव में, उपचुनाव में जब हेमंत खंडेलवाल नहीं, खड़े थे, हाँ? उसमें भी लीड ली थी गांव से मतलब। गाँव की बात अच्छा, मतलब आपके गांव से बीजेपी सिर्फ एक बार हारी है, ऐसा आप लोगों का कहना है? हाँ, एक चीज बताइए, आप तो किसान पंडित, क्या बड़ा अवार्ड मिला आपके परिवार में किसी को? ये लोग बता रहे हैं जी, पिताजी को मिला। पिताजी को। जी, कौन सा अवार्ड था? कृषि पंडित। कृषि पंडित। जी, ये कब मिला था? ये 74-75 में मिला। 74-75 माने इंदिरा गांधी का जमाना था? जी, कहाँ, वहीं दिल्ली में मिला था? दिल्ली में मिला। क्या उपलब्धि थी उनकी? उनने मतलब 1 एकड़ में मतलब 56 कुंटल गेहूँ निकाला। 1 एकड़ में 56 कुंटल? जी, मतलब रिकॉर्ड था उस समय का। रिकॉर्ड था। क्या करते थे ऐसा वो जिससे कि इतना प्रोडक्शन मिलता था? सर ये
ग्राम सेवक वगैरह सब सलाह आके देते थे, ऐसा करो वैसा करो, ये खाद डालो। 13,999.96 किलो 1 एकड़ में उत्पादन था। क्या 13,999? ये 999। क्या क्या पढ़ के बता रहे हैं आप? ये जो 1 हेक्टेयर में जो उत्पादन निकला था, नहीं नहीं, ये पढ़ के आ रहे हैं, ये एक उनका कृषि जो पंडित का प्रमाण पत्र है। अच्छा प्रमाण पत्र है जो जी। उनको मिला था, वो हाँ। आपने फोन में रखा हुआ है? जी। अच्छा अच्छा, तो क्या कह रहा है ये? तो प्रति हेक्टेयर में 3,999.96 किलोग्राम उत्पादन हुआ था। 3,999 .96 1973-74 में मिला अवार्ड सर। 30 कुंटल हुआ मतलब। 1940 कुंटल हो गया। 56 कुंटल के करीब है। हाँ हाँ। तो अब उन आपके गांव में कृषि पंडित हो चुके हैं एक, जी आप लोग उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कुछ खेती में? हाँ सर, बढ़ाने कुछ आप लोग को सिखा के तो गए होंगे ना वो, जी, कि जी, जी। कैसे उन्होंने इतना उत्पादन ले लिया कि पूरे देश में रिकॉर्ड बना दिया। हाँ सर, वो पहले जो है जानवर रहते थे, उन्हीं का खाद मिलता था, तो उसके वजह से जमीन भी अच्छी उपजाऊ थी उस समय में। अब जमीन में पहले के अपेक्षा अब अपन रासायनिक खाद डालने लग गए थे, तो बीच में उत्पादन मर गया था उसका। उसके बाद में फिर जैविक पे आना पड़ा। तो अपने पास में भी 20 जानवर है अभी आप रखे हुए हैं? जी हाँ, और जैविक से ही कर रहे हैं? जैविक से ही कर रहे हैं अपन, तो बहुत कम खाद डाल रहे हैं। तो उत्पादन उनके लेवल तक ले जा पाए अभी तक? उनका नहीं, रिकॉर्ड कोई तोड़ पाया नहीं इस गांव में? नहीं, कोई नहीं तोड़ पाया अभी तो कहीं पे भी नहीं तोड़ पाया। नहीं तोड़ पाया। गांव से गांव कहीं भी नहीं। गांव की तो तुलना ही मत करो, आजू बाजू भी आज तक हमने कभी नहीं सुना कि ऐसा इनकी समय के रहे होंगे वो तो? जी आओ हाँ ये थे। हाँ। आपने इन्होंने क्या कटवाया था? गेहूँ अच्छा, आप ही कटवाते थे उस समय उनका? जी हम इनका हमारे मेयर से है, हम सब सहयोग थे उनके आजू बाजू, काटने करने वाले तो सब थे आजू करने वाले। कहानी बताइए ना उनकी, कैसे करते थे खेती वो? जब उनको अवार्ड मिला तो क्या गांव में कैसे जश्न मनाया गया? जी हाँ, वो तो अब बताई सब रंग की उसने बताया और मतलब किया भी, पर उनके ये बात सरकार तक कैसे पहुंची कि उन्होंने सबसे ज्यादा गेहूं उपजा लिया, और ये सब कैसे पता किया गया कि सर, पहले ब्लॉक का हुआ, फिर जिला का हुआ। कृषि विभाग से मार्गदर्शन देते रहे सर वो। कृषि विभाग से? जी हाँ, और कृषि विभाग की टीम आई थी जांच के लिए भी, और उन्होंने रिपोर्ट दी तो सेंटर की कोई राज्य की वो टीम अपने को जानकारी नहीं उसकी, पर वो टीम आई और यहाँ पर टेस्ट हुआ। तो 24 घंटे उस समय बैल से दावन होती थी बोलते हैं। बैल से दावन किया, फिर हमने उड़ा खोर, फिर उसको नापा, और मतलब सब उधर की पार्टी खड़ी थी, उनने पूरी जांच की कि भाई कैसे क्या किया इन्होंने। तो सब खड़ा रह कर सब पूरा नाप तौल हुआ, उसके बाद में वो चर्चा उसके आगे बढ़ी। फिर वो तो जब वो दिल्ली गए अवार्ड लेने के लिए तो गांव में जश्न मनाया गया होगा? जी हाँ, हुआ। जी हाँ। चलिए अब बताइए कि चुनाव को लेके क्या चल रहा है? ये जो पूरा एरिया है, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव से सिर्फ बीजेपी जीत रही है जी। कांग्रेस में क्या खोट है? कांग्रेस में भी कोई खोट नहीं है, बाकी जो है ना, जो बुजुर्ग ने बो के रखा था उसी आधार पे जो है कि हम तो जो है बीजेपी को दे रहे तो बीजेपी को देंगे। भाई हमारे को जो लाभ मिल रहा जैसे, तो इस गांव में जो है वास्तविकता में जो है जो बुजुर्ग रहते थे उनको भाई लाभ दिलवाना, ये करवाना, तो जुड़े रहे वो सब। अब कांग्रेस के लिए जमीन इतनी फर्टाइल नहीं बची है क्या इधर की? आप कभी कह रहे थे कि जमीन बंजर नहीं हो। बनाना चाहते हैं वो अच्छी जमीन, बाकी बन नहीं पा रही। वजह क्या है उसकी? वजह यही है कि जो है भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं? भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं। बीजेपी वाले भ्रष्टाचार नहीं करते? नहीं सर, पर हमको ज्यादा समझ में नहीं आता। और वो गुंडा कैसे समझ में नहीं? और अच्छा, उनका कैसे समझ में आ जाता है, इनका नहीं समझ में आता? वो डायरेक्ट जैसे पटवारी है, वो डायरेक्ट पैसे मांगता है कि लाओ भाई बनाना है तो इतने पैसे दो। हाँ, अब नहीं मांगता कोई? अब नहीं मांगता। अब कोई अंधेरे में मांगता भी होगा पर खुलेआम नहीं मांगता। उनके समय में तो खुलेआम मांगते थे। तो जो एक बात निकल के आ रही है कि राजनीति अपनी जगह है, खेती किसानी अपनी जगह है, और यहाँ बहुत चुनौती भरा काम है खेती का भी। हालात से लड़ते हैं। यहाँ बर्फ़बारी भी होती है इस गांव में, ऐसा मुझे बताया गया, और अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है। इसकी वजह से इनकी जो गेहूं की उपज है वो लेट होती है, 1 महीने देर से बोते हैं। कुल मिलाकर जो जलवायु की परिस्थितियाँ हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर खेती को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, उसको उन्नत तकनीक से जोड़ने का काम चल रहा है, और साथ ही साथ पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे इस बात
बात पर भी मनन चिंतन होता है। और जैसा कि बुजुर्ग किसान यहाँ आज भी पूरी तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, युवा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक अच्छा संदेश निकलकर सामने आता है कि भविष्य खेती का बेहतर हो सकता है अगर हम अपनी पुरानी परंपरागत जो तकनीकी हैं, खेती के जो तरीके हैं, उनको जिंदा रखें, उनको बरकरार रखें। राजनीति होती रहेगी, चुनाव आएंगे और जाएंगे, नेता भी बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन गांव की जो संस्कृति है, गांव की जो परंपराएं हैं, वो जीवंत हैं और वो यूं ही चलती रहेंगी। लालावाड़ी गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।